म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम होगा खत्म। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारत के म्यांमार से लगते उत्तर पूर्वी राज्यों में जनसांख्यिकी में हो रहे बदलावों को भी नियंत्रित रखने के लिए फ्री मूवमेंट रिजीम को रद्द करने की सिफारिश की गई है। भारत सरकार म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम को रद्द कर सकती है। गृह मंत्रालय ने इसकी सिफारिश की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर लिखा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि भारत और म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म कर दिया जाए, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित हो और भारत के म्यांमार से लगते उत्तर पूर्वी राज्यों में जनसांख्यिकी में हो रहे बदलावों को भी नियंत्रित रखा जाए। विदेश मंत्रालय फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने की प्रक्रिया कर रहा है, लेकिन गृह मंत्रालय ने तुरंत इसे खत्म करने की सिफारिश की है। साल 1826 तक उत्तर पूर्व के कई राज्य म्यांमार, उस वक्त के बर्मा के अधीन थे। साल 1824 में अंग्रेजों और बर्मा के बीच युद्ध हुआ और युद्ध के बाद साल 1826 में एक संधि हुई। इस संधि के तहत उत्तर पूर्व के राज्य अस्तित्व में आए और भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनी। भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता। भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच नई दिल्ली में 17वीं स्टाफ वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान परिचालन, प्रशिक्षण और सूचना का आदान प्रदान समेत वर्तमान में नौसेना के सामने आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच नई दिल्ली में 17वीं स्टाफ वार्ता आयोजित की गई। बैठक में दोनों देशों की नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान परिचालन, प्रशिक्षण और सूचना का आदान प्रदान समेत वर्तमान में नौसेना के सामने आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि 17वीं भारत फ्रांस नौसेना स्टाफ वार्ता 6 से 7 फरवरी तक दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारतीय नौसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि दोनों देशों की नौसेना के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों ने समुद्री क्षेत्र के अपने अनुभवों को साझा किया। साथ ही कहा कि समुद्री क्षेत्र के खतरों पर भी वार्ता में चर्चा की गई। इस दौरान नौसेना गतिविधियों, परिचालन, प्रशिक्षण समेत सहयोग के तरीकों पर बातचीत हुई। जेलों में महिला कैदी हो रही प्रेग्नेंट। कलकत्ता उच्च न्यायालय के सामने राज्य की जेलों में महिला कैदियों के गर्भवती होने का मामला सामने आया। इस पर अदालत ने कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के सामने एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल गुरुवार को अदालत के सामने एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें जानकारी दी गई कि राज्य की जेलों में महिला कैदी गर्भवती हो रही है। इसमें बताया गया कि जेलों में अपनी सजा काटने के दौरान महिला कैदी गर्भवती हो रही है। यह जानकारी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगनामन और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की पीठ के सामने लाई गई। याचिका में अदालत से सुधार गृहों के पुरुष कर्मचारियों के उन बाड़ों में काम करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया, जहां महिला कैदियों को रखा जाता है। इसमें कहा गया कि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। न्याय मित्र ने अदालत को बताया कि जेलों में अब तक कम से कम 196 शिशुओं ने जन्म लिया है। यह मामला जेल के अंदर बंद महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है। रेपो रेट में नहीं होगा कोई बदलाव। आरबीआई एमपीसी ने फरवरी 2024 तक लगातार छठी बार रेपो रेट को 6.5% पर बनाए रखा है। बेंचमार्क ब्याज दर को पिछली बार फरवरी 2023 में बढ़ाया गया था। उस समय इसे 6.25% से बढ़ाकर वर्तमान 6.5% कर दिया गया था। इससे पहले इसने मई 2022 से फरवरी 2023 तक रेपो दर में 250 आधार अंकों की वृद्धि की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति मुंबई में मंगलवार को शुरू हुई 3 दिवसीय बैठक के बाद 8 फरवरी को रेपो दरों पर अपने फैसले का खुलासा किया। आरबीआई एमपीसी ने फरवरी 2024 तक लगातार छठी बार रेपो रेट को 6.5% पर बनाए रखा है। बेंचमार्क ब्याज दर को पिछली बार फरवरी 2023 में बढ़ाया गया था। उस समय इसे 6.25% से बढ़ाकर वर्तमान 6.5% कर दिया गया था। इससे पहले इसने मई 2022 से फरवरी 2023 तक रेपो दर में 250 आधार अंकों की वृद्धि की गई थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद अपने संबोधन में बताया कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से मिले जुले संकेत मिल रहे हैं।
अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का खतरा पिछले 4 साल से अधिक समय से जारी है। अब तक 70.28 करोड़ से अधिक लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। 69.80 लाख लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। वर्ल्डोमीटर द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 67.37 लोग संक्रमित होने के बाद ठीक भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों में भी कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम देखा जा रहा है। लॉन्ग कोविड की समस्या कई लोगों में 1 साल तक भी बनी हुई देखी गई है। हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया, कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में कई प्रकार के स्वास्थ्य जोखिम देखे जा रहे हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों में संक्रमण के दौरान हल्के लक्षण भी थे, उनमें भी कई प्रकार की दिक्कतें बनी हुई हैं। अस्पतालों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग आ रहे हैं जो संक्रमण से तो ठीक हो चुके हैं, पर उनमें स्वास्थ्य समस्याएं अब भी बनी हुई हैं। शोध में विशेषज्ञों ने बताया, कोविड-19 के हल्के लक्षण वाले लोगों को भी लंबे समय तक सोने में परेशानी बनी हुई देखी जा रही है। मौसम विभाग ने दिया बारिश का अलर्ट। मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। बीते 2 दिनों से कम रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने गुरुवार को अपनी गति बढ़ा दी, जिससे दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री के गिरने का अनुमान लगाया जाने लगा है। अनुमान के मुताबिक गुरुवार को पूरे दिन औसतन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग का आकलन है कि इस सप्ताह भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के हिस्सों में सुबह शाम के वक्त कोहरा बना रहेगा। पुरानी पेंशन लागू न होने पर हड़ताल की चेतावनी। देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को ओपीएस लागू करने के लिए 6 सप्ताह का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर इस अवधि में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है, तो देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। इस स्थिति में रेल संचालन और रक्षा क्षेत्र के उद्योगों सहित तमाम सरकारी विभागों में कामकाज बंद हो जाएगा। बुधवार को नई दिल्ली में हुई नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के पदाधिकारियों की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता एनजेसीए के संयोजक शिवगोपाल मिश्रा ने की है। केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस देने और स्ट्राइक की तिथि घोषित करने के लिए 2 दिन के भीतर एक कमेटी गठित होगी। केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए गत वर्ष से ही आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने विभिन्न तरीकों से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। विरोध मार्च कर रहे किसानों को पुलिस ने रोका। मुआवजा संबंधी मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण के गेट पर धरना दे रहे किसान बृहस्पतिवार को दिल्ली कूच किया। इसे देखते हुए यातायात पुलिस ने सेक्टर 6 उद्योग मार्ग पर वाहनों की आवाजाही आंशिक रूप प्रतिबंधित कर दी गई। किसानों के विरोध मार्च को देखते हुए दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं कई किसान नेताओं को उनके आवास पर ही नजरबंद किया गया है। पुलिस रोकने में जुटी है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यूपी के किसानों ने दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर से संसद की ओर मार्च किया। नोएडा से दिल्ली जाने वाला रूट किसानों ने जाम कर दिया है। महामाया फ्लाईओवर के नीचे हजारों किसान इकट्ठा हुए। दिल्ली जाने के लिए हजारों किसान कोशिश में लगे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को रोका है। पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण से गन्ना किसानों को फायदा। केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में बताया कि बीते कुछ सालों में एथेनॉल ब्लेंडिंग से 24,000 करोड़ रुपए बचाए गए हैं। इसमें से 60-70% पैसा गन्ना किसानों को जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण करके 24,000 करोड़ रुपए बचाए हैं और इसके अधिकतर फायदे देश के गन्ना किसानों को पहुंचाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पेट्रोल में अभी 12% एथेनॉल का मिश्रण किया जा रहा है और आने वाले समय में सरकार की योजना इसे बढ़ाकर 20% करने की है। सरकार ने हुक्का पर लगाया प्रतिबंध। सर्वे में बताया गया कि कर्नाटक के 22% युवा तंबाकू का सेवन करते हैं, जिनमें 8.8% नशे के आदी हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार
23.9% युवा सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू के धुएं के संपर्क में आ रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने पूरे राज्य में हुक्का पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और युवाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक व्यस्क तंबाकू सर्वे का डाटा जारी किया था। इसी के आधार पर कर्नाटक सरकार ने हुक्का पर बैन लगाने का फैसला किया है।